नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के विषय में कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पूरी की पूरी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और शिवसेना का जो है लगभग समापन के दौर में आ चुकी है। और ये दोस्तों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं हमेशा से कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, उनका एक ही सिद्धांत है कि कैसे ये मेरी कुर्सी बचेगी और कैसे मेरी ये सत्ता रहेगी और उस सत्ता के करीब मैं रहूंगा। क्यों? और एक रीजन ये भी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो अपने चाहते हैं कि प्रेडिसेसर तैयार कर दें। और नेपोटिज्म इतना बड़े स्तर पे है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि मेरा बेटा जो है पॉलिटिकल पार्टीज का हेड रहे। और ऐसा आपको देखने को भी मिल रहा है। चाहे आप बिहार में आ जाएं आरजेडी के तेजस्वी यादव को ले ले, या आप टॉप पे चले जाए कांग्रेस के राहुल गांधी को ले ले, या आप चले आए टीएमसी के पास, वहां पे देख लीजिए अभिषेक बनर्जी, या आप यहां पे जो हुआ है प्रॉब्लम आदित्य ठाकरे के साथ जो शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे हैं इनका टकराव, यानी कि हर जगह आप एलजेपी के देख लीजिए, यहीं पे चिराग पासवान, हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता अपने बेटे को जो है पैरेलली राजतंत्र चलाया जा रहा है लोकतंत्र के नाम पे। यहां पे लोकतंत्र का झूठा ड्रामा है और केवल सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनीतिक दल अपने बेटाओं को और अपने परिवार वालों का चाहते हैं कि उत्थान कैसे हो। तो क्या आप इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या जो इस महाराष्ट्र में हो हर जगह जहां अपने बेटों को आगे बढ़ाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? तो होगी किसी की परिभाषा में दोस्तों ये लोकतंत्र, मेरे परिभाषा में तो मैं उसे ही लोकतंत्र मानता हूं जहां जनता सर्वोपरि हो। और इन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई अंतर नहीं पड़ता है कि जनता का आप हाल देख लीजिए क्या है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो 2 बार अनस्टेबल हो चुकी। तो खैर दोस्तों उससे सबसे पहले हम बात करते हैं इस बीच में जो मैंने अपनी राय रखी थी वो रख दी। उद्धव ठाकरे जी सीएम आवास छोड़ चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है अपने नाम के आगे जो सीएम जो भी लगा हुआ था मंत्री पोस्ट उसे हटा दिया है। और ये क्यों हुआ है दोस्तों? ये हुआ है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वो वहाँ के बहुत करीबी थे बाला साहब ठाकरे के, और बहुत करीबी थे, बहुत उनका कद ऊपर था जो है शिवसेना में। लेकिन उनकी जो कुछ बातें थी वो उनका कहना यही था कि हम लोग की आइडियोलॉजी जो है बीजेपी से मिलती है और हमें क्यों ना, और लगभग बीजेपी के में मर्ज होने जा रही है शिवसेना, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास 40 विधायक हैं और 40 विधायकों को, चूंकि आप जानते होंगे ये लड़ाई शुरू तब होती है जब एकनाथ शिंदे जो अभी वहां पे एमएलसी का चुनाव हुआ था, एमएलसी का जब आप जानते होंगे कि एमएलसी वहां पे बाइकैमरलिज्म है, एमएलसी भी है और एमएलए भी है, दोनों ही है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उसी विधान परिषद की चुनाव था जिसमें क्रॉस वोटिंग हुआ, जिसमें भाजपा के एमएलसी बहुत ज्यादा जीत गए। और क्रॉस वोटिंग का परिणाम हुआ कि इन्होंने बैठक बुलाई उद्धव ठाकरे ने, और उनके बैठक बुलाने से पहले ही जो जितने भी 40 पहले तो 35 थे, पहले गुजरात गए, गुजरात से होते हुए जो है वो असम के गुवाहाटी में पहुंच गया। और गुवाहाटी के जो होटल है रेडिशन ब्लू, वहां पे आराम फरा रहे हैं और अपना पॉलिटिकल गेम सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा और 18 पोर्टफोलियो लेकर के अपने मंत्रियों को बनाऊंगा। तो ये रूठे हुए थे और ये कह रहे थे बार बार उद्धव ठाकरे से कि आप देखिए इन एनसीपी और कांग्रेस से नाता तोड़िए और बीजेपी के साथ जाइए, क्योंकि ये एनसीपी और कांग्रेस जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में और बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने को मजबूत करने में लगे हैं। इन्हें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये अपना विकास चाहते हैं। लेकिन ये उद्धव ठाकरे पे उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया है कि पता नहीं किस एहसान तले दबे हुए हैं उद्धव ठाकरे, जो कुछ कहना नहीं चाहते हैं एनसीपी। इन्हीं सारी बातों को लेकर के दोस्तों, और ये भी बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे से कहीं नहीं कहीं उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वहाँ पॉलिटिकल घमासान आ गया। बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में जो विधानसभा का अपना समीकरण है, उस समीकरण के विषय में दोस्तों कि किस तरीके से वहाँ पे शिवसेना को कितनी सीटें मिली हैं और टोटल जो है वहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, और टोटल सीटों में दोस्तों कितनी शिवसेना को मिली है, कितनी बीजेपी को मिली है। तो वहाँ पे शिवसेना को लगभग वहाँ पे कुल सीट जो है दोस्तों 288 है। बहुमत के लिए 144 चाहिए। शिवसेना के पास है 56, एनसीपी के पास है 53 और कांग्रेस के पास है 44। इससे कुल हो जाता है 153, यानी कि वहां पे आराम से थी। लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्तों, ये सिनेरियो बदल गया है और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय 2009 में जब चुनाव हुए थे दोस्तों, 2019 में जब चुनाव हुए थे बीजेपी को मिले थे 106 सीट और 7 निर्दलीय थे दोस्तों। तो अब ये सवाल ये कि इस 56 विधायकों में से ये 2/3 विधायकों को लेकर के सीधा मर्ज बीजेपी में करने जा रहे हैं और
बात एंटी डिफेक्शन लॉ की भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या गुणागणित होगा। तो इसमें गुणागणित अगर अभी वो उनसे जब पूछा जा रहा है, मीडिया पूछ रही है कि आपके पास कितने विधायक हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 40 विधायक है, 40 से 45 विधायक है, और 45 को और 7 अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों और 106 तो लगभग ये 157 हो जाएगा, जहां बहुमत मिलता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है दोस्तों। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो ऐसा कि आप जानते होंगे सन 1985 में 10th शेड्यूल में इसे जोड़ा गया 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और जोड़ने के लिए इसीलिए जोड़ा गया था कि इसमें जो भी आदमी पार्टी में है, अपनी पार्टी में है, वो अपनी पार्टी छोड़ करके नहीं आ सकता है। पहले ये 1/2 था, लेकिन 2002 में इसमें संशोधन किया गया था कि 1/2 अगर पार्टी छोड़ करके आते हैं तो वो डिफेक्शन में नहीं आएंगे। अगर 1/2 से यानी 2, 4, 5 आदमी आते हैं तो उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी अब एमएलए बने रहने की। लेकिन फिर जो अमेंडमेंट हुआ दोस्तों, उसमें 2/3 अमेंडमेंट हुआ, और 2/3 अमेंडमेंट होने की वजह से यहां भी आप देख रहे होंगे कि जो 56 विधायक हैं, 56 का 2/3 करिएगा अगर आप, तो इसको लेकर के 37 विधायक होंगे, जहां वो डिफेक्शन से बच जाते हैं। और वहां की जो पॉलिटिकल अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये बार बार कह रही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है वायलेशन है, ऐसा नहीं ये कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं पूरी पार्टी को ही मर्ज कर दूंगा बीजेपी के अंदर। अब ये सोचिए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रही। और खैर वहाँ पे जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे शरद पवार जी हो गए, वहाँ पे कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता हैं, तो वो बहुत राजनीतिक मजे हुए खिलाड़ी हैं। हर आदमी चाहता है कि अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री न रहे। क्या उनको इस बातों का एहसास नहीं हो गया होगा? अपोजिशन जो इनके साथ थे, एनसीपी और कांग्रेस के, वो तो चाहते हैं कि आप उद्धव ठाकरे हट जाएं, और ये चाह रहे थे कि भाई बीजेपी से मेरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की मिलती है, तो इसलिए हम बीजेपी के रहेंगे। एक केसकर करके कोई है, दिलीप केसकर के, ऐसे कुछ करके उन्होंने कहा कि हम लोग की आइडियोलॉजी के एकदम खिलाफ है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे, वो अब आज भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हमें बस इतना कहें कि हम एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं लेके हम बीजेपी के साथ रहेंगे, तो हम लोग आएंगे। नहीं तो हम जब जनता के पास जाएंगे तो किस मुंह से जनता के पास जाएंगे जो हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको यह भी बताया कि किस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ से ये बच जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं जाएगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ भी बता दिया कि किस तरह से 2/3 अगर पार्टी कोई एमएलए आते हैं तो वो बच जाते हैं, जैसा कि आप बहुत सारे अभी हाल फिलहाल के केस में देखे होंगे। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई मर्तबा राज्य सरकारों को, कई मर्तबा सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको लेकर के बहुत सारी जजमेंट में कहा कि आप जो है स्ट्राइजेंट और स्ट्रेंथिंग करिए एंटी डिफेक्शन लॉ को। लेकिन ये जो मैं बार बार कहता हूं, ये नेता जो हैं अपने लिए बनाते हैं। कोई भी चीज जो पॉलिसी होगी वो अपने लिए नहीं बनाते हैं, वो जनता के लिए बना देते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन अग्निपथ स्कीम, वो अपने लिए नहीं था इसलिए बना दिया, दूसरे के लिए, जनता के लिए बनाना था, बना दिया, इंपोज कर दिया। और यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी कर्नाटका रूलिंग्स में बोली है। 2019 में जब कर्नाटका में आया था क्राइसिस, तो उस समय बोली थी। श्रीमंत बाला साहब पाटिल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, इस वाले केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कई मर्तबा इनसे कहा कि आप जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पे बढ़िया कानून बनाइए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके। अब हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे कि अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना सरकार बनाने के लिए जो विपरीत में बैठी हुई है पॉलिटिकल पार्टी, उसके एमएलए को खरीद फरोख्त करने का, जैसा कि अभी ऐसा आरोप लगा रहे हैं अपोजिशन के पार्टी बीजेपी के ऊपर कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं शिवसेना के, तो ये इससे बचने के लिए तो बहुत मर्तबा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। लेकिन अब लीगल पोजीशन क्या है दोस्तों जो हो सकता है? तो अब सबसे पहले गवर्नर जो वहां पे है, खैर गवर्नर तो वहां उनको कोविड हो रखा है, तो अभी जो भी गवर्नर होंगे वो फ्लोर टेस्ट कराएंगे। फ्लोर टेस्ट कराने के बाद अगर वो देखेंगे कि कितने फ्लोर टेस्ट में सभी को अपने सशरीर वहाँ पे शामिल होना होगा, शामिल होकर के अपना जो है दिखाना होगा कि हाँ हम इस पार्टी से हैं, तो ये कराना होगा। दूसरी चीज़ें, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बातें ये आ रही है डिफेक्शन है या एंटी डिफेक्शन है, तो जैसे मैंने बता दिया कि एंटी डिफेक्शन है, डिफेक्शन से बच गए हैं। और तीसरा ये भी आ रहा है कि क्या बीजेपी में सारा मर्ज हो जाएगी जो है शिवसेना, तो शिवसेना अगर मर्ज होगी तो फिर उसके सिंबल को लेकर लड़ाई होगी। लेकिन करंट पोजीशन अभी सिंबल को लेकर नहीं है, करंट पोजीशन इसका वो कराना पड़ेगा फ्लोर टेस्ट, और फ्लोर टेस्ट के बाद ही कुछ संभव है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है, लोगों की तरह बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है
अध्यक्ष नहीं है विधानसभा के, तो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, उसकी चिंता नहीं करनी है। मेनली वहां पे फ्लोर टेस्ट कराना होगा, सरकार मेजॉरिटी में हो, देन वो सारी चीजें हो सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं जो आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई मरतबा इन लोगों से कहा कि भैया, अभी जस्टिस रमन्ना ने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इंडल्जिंग इन हॉर्स ट्रेडिंग, करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यू टू विच सिटीजन आर डिनाइड टू बी स्टेबल गवर्नमेंट। दोस्तों, जब भी हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह का बातें आती है तो कौन ठगा जाता है? आम जनता ठगी जाती है। चुनाव होते हैं, इतना महंगा चुनाव होता है दोस्तों, जानते होंगे आप, मैं अब क्या ही कहूँ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात इस देश में होती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस, उन्होंने कई मरतबा कहा कि इस तरीके से आप लोग करेंगे तो जनता में अनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट को लेकर बनी रहेगी। जहां पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जो पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो जनता अपने को यही सोचती है कि हम, जनता ठग गई, यानी कि जनता के लिए आप नहीं है, आप अपने हितों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन करंट सिचुएशन जो है दोस्तों, मेरे अनुसार से मुझे यही लगता है कि यहाँ पे अब एकनाथ शिंदे जो है सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी के साथ। बाकी जो भी डेवलपमेंट होगा दोस्तों, मैं जरूर आप सभी के बीच रखूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, मेरे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।